हमारा है बाइंडिंग एनर्जी से है। तो देखो भाई, लास्ट क्लास में हम आपको एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि मास डिफेक्ट के बारे में हमने आपसे एक चीज़ डिस्कस की थी कि मास डिफेक्ट क्या होता है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मास डिफेक्ट क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें या नाइट्रोजन की बात करें, तो उसके कंस्टिट्यूएंट्स, जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन 16 मतलब ऑक्सीजन एटम इज मेड अप ऑफ 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। तो जैसे अगर आप ऑक्सीजन का थियोरेटिकली मास निकालोगे तो थियोरेटिकल मास ज़्यादा आएगा ऑक्सीजन न्यूक्लियस का, और प्रैक्टिकली ऑक्सीजन न्यूक्लियस का मास कम आएगा। तो हमने आपको बताया था ये जो डिफरेंस होता है थियोरेटिकल मास और प्रैक्टिकल मास का, इस डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। और ये हम कैसे निकालते हैं? हम लोग पहले थियोरेटिकली मास निकाल लेते हैं ऑक्सीजन न्यूक्लियस का, क्योंकि हमें मास ऑफ प्रोटॉन पता है और मास ऑफ न्यूट्रॉन पता है। फिर हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली मास निकाल सकते हैं ऑक्सीजन के एटम का, एटम के न्यूक्लियस का या एटम का मान सकते हो। फिर उन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इससे हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो मास डिफेक्ट आ जाएगा। बट एक्चुअल में क्या होता है कि हमने ये बताया था आपको कि इसके बाद हम एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम होता है बाइंडिंग एनर्जी। अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? देखो बच्चों, होता क्या है, आज थोड़ी आवाज साफ आ रही होगी इस डिवाइस में भी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है बच्चों? एक्चुअल में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि जब, जैसे मान लो हीलियम है, हीलियम इज मेड अप ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। जब हीलियम 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलके फॉर्म हुआ होगा तो उन्होंने अपना कुछ मास लूज किया होगा, मास को रिड्यूस किया होगा, और उसका कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा, वो एनर्जी रिलीज हो गई होगी। जितनी एनर्जी उसने रिलीज की, इसका मतलब उसने उतनी ही स्टेबिलिटी गेन की। एनर्जी रिलीज करना यहाँ अच्छी बात है, क्योंकि जितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा उतना वो स्टेबल होगा। तो जब कोई भी न्यूक्लियर फॉर्म हुआ होगा, जैसे हीलियम न्यूक्लियस फॉर्म हुआ होगा, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन मिले होंगे, तो कुछ मास रिड्यूस हुआ होगा, और जो एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोसेस में, इसे बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। इवन उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुई होगी, अगर आपको तोड़ना है तो ठीक उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे मान लो ये फॉर्मेशन हुआ, लेट अस टेक एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई उस टाइम पर, बट अगर आपको तोड़ना है तो आपको सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आप प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को सेपरेट करना चाहते हो, तो ये एक तरीके से बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो अगर आप इन शॉर्ट बाइंडिंग एनर्जी को समझना चाहो तो आप ये समझ सकते हो, किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो टोटल एनर्जी चाहिए उसे आप क्या कहोगे? बाइंडिंग एनर्जी। किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन कहाँ से आया, कैसे आया, इससे हमें मतलब नहीं है। बट बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन ये होता है बच्चों की, बाइंडिंग एनर्जी इज गिवन बाय डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये मास एनर्जी इक्वलेंस का फॉर्मूला होता है। ये आइंस्टाइन ने दिया था कि अगर मास कभी एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो कितना मास कितनी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो मास है, यहाँ पर डेल्टा एम होता है मास डिफेक्ट, जो मास कन्वर्ट हुआ एनर्जी में। ये जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है। और ये जो ई बी है ये बाइंडिंग एनर्जी है, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी। अब एक प्रॉब्लम है इस फॉर्मूले के साथ, जब ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो आपके पास जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी, अगर आप सारी चीज़ों को एसआई यूनिट में पुट करो। बट आम तौर पे जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्चुअली एनर्जी की 2 यूनिट बहुत चलती हैं, एक तो जूल और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट और चलती है। आप ये देख देख रहे होगे, जब से हम एटम चैप्टर पढ़ रहे हैं या फिर जब से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग एटम न्यूक्लियाई वगैरह की स्टडी करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट को यूज़ किया जाता है जूल के कंपैरिजन में। ऑल दो जूल ही स्टैंडर्ड यूनिट है, बट ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। बट इसके साथ दिक्कत ये है कि आपके पास जो आंसर आएगा बाइंडिंग एनर्जी का वो आएगा जूल में, और एग्जामिनेशन में हमें इसकी कोई नीड नहीं होती, क्योंकि एग्जामिनेशन में नॉर्मली या कैलकुलेशन में हम लोग मेनली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालते हैं। तब
अब क्वेश्चन ये आता है फिर क्या करें भाई, कैसे कैसे किया जाए। तो फॉर्मूला ये दिखाने का होता है, बट एक्चुअली लगाने का फॉर्मूला ये होता है कि बाइंडिंग मास डिफेक्ट निकालो, फिर उसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। अब ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो सुन ही रखा है, ये एक एनर्जी की यूनिट होती है। बस मेगा मतलब कि 10⁶ किलो मेगा गीगा जो होता है प्रीफिक्स के हिसाब से। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हेलो? यस सर। यस सर। किलो किलो मेगा गीगा के हिसाब से जो मेगा है वो 10⁶ हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि दिखाने के लिए ऊपर का फॉर्मूला और लगाने के लिए नीचे का फॉर्मूला है। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में आपने मास डिफेक्ट मैंने निकलवाया था, मैंने आपको नाइट्रोजन का क्वेश्चन दिया था, तो मैंने आपसे कहा था कि भाई कैलकुलेशन करके मास डिफेक्ट निकालो। तो आपने क्या किया था, हमने आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा था, मास ऑफ 1 प्रोटॉन दे रखा था, और प्रैक्टिकल मास दे रखा था नाइट्रोजन का। तो आपने क्या किया कि सर थियोरेटिकल मास निकालेंगे, थियोरेटिकली अगर मास निकालोगे टोटल तो 8 प्रोटॉन है, सॉरी कितने प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है। इसके अंदर क्या है, 7 मास ऑफ प्रोटॉन ले लो, 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन ले लो, और ये एक्चुअल मास होना चाहिए था ये, और इससे मतलब जो नीचे आया वो थियोरेटिकल मास था, उससे प्रैक्टिकल मास को माइनस कर दो, जो डिफरेंस आ गया आपके पास ये मास डिफेक्ट हो गया। अब वो जो मास डिफेक्ट आया था, किसी बच्चे को याद है क्या, किसी की कॉपी वॉपी में लिखा है क्या मास डिफेक्ट कितना आया था? बोलो भाई बोलो, किसी की कॉपी में है क्या? बोलो। सर 0.1076 कुछ आ रहा था। 1076 76। ऐसा कुछ आ रहा है। 0.65। ये जो भी है देख लेना चाहिए, जैसे ये आ गया आपके पास लेटेस्ट कुछ भी आया, ये आया, ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो अगर आपके पास ये आ गया तो आप ये लगा दोगे, बट मैंने फिर से कहा कि ऊपर वाले फॉर्मूले में नहीं लगा सकते। ऊपर वाले फॉर्मूले में दो आफतें हैं, देखो, एक तो आपका आंसर ये जूल में आएगा, दूसरा ये मास जो है ये आपको केजी में पुट करना पड़ेगा। कोई अच्छा बताएगा मास केजी में क्यों पुट करना पड़ेगा? केजी की क्या आफत है, बोलो भाई बोलो, केजी का क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली क्या है, मास की स्टैंडर्ड यूनिट केजी होती है, बट यहाँ पर मास किस में आ रहा है देखना, मास इफेक्ट किस में आ रहा है, ये किस में आ रहा है देखना, क्या ये केजी है? नहीं सर। ये केजी नहीं है बच्चों, ये यू है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली दिक्कत आएगी, तो इसलिए हमने कहा ऊपर वाला फॉर्मूला दिखाने के लिए, नीचे वाला फॉर्मूला लगाने के लिए। इसमें आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी, मास डिफेक्ट पुट करना है यू में, बाइंडिंग एनर्जी आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बस एक्चुअल में यूज इसी का है, कोई कन्वर्जन नहीं, कुछ नहीं, सीधे सीधे लगाओ और आंसर निकालो। कोई डाउट इस चीज को लेके हो तो बताओ बच्चों। नो डाउट। ठीक है अच्छे। तो ये हमारा है बच्चों, ये टॉपिक है, यही मास डिफेक्ट और रहा। अब जैसे मैंने लास्ट क्लास में न्यूक्लियर क्या कहते हैं उसका नाइट्रोजन का फॉर्मूला दिया था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा तो मिलेगा एग्जामिनेशन में। और नीचे का सारा पोर्शन कट गया है बाइंडिंग एनर्जी कर्व से, बट एक्चुअली क्या है कि सिर्फ एक और पोर्शन पढ़ लो आप, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और पढ़ लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे क्या होती है। जैसे मान लो बच्चों अभी हमने नाइट्रोजन की बात की, तो नाइट्रोजन में हमने ये फॉर्मूला लगाया, जैसे नाइट्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी लगाई तो कितना आया, जो वैल्यू मल्टीप्लाई करके बता सकते हो आप लोग क्या है? जैसे क्या था, 1.076 था मास डिफेक्ट, कितना था बच्चे बताना, मास डिफेक्ट कितना था, कितना था मास डिफेक्ट, बोलो बोलो भाई बोलो। सर 0.64 ऐसे ही था सर कुछ। अरे बच्चे मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा नहीं होगा, कोई और बच्चा? सर यही था 0.1076। मान लो ये यही मान लेते हैं 1076। अब हम इसमें क्या किया, 930 1.5 मल्टीप्लाई किया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया। ये होगी बाइंडिंग एनर्जी। तो इतनी एनर्जी दोगे तो वो न्यूक्लियस टूटेगा, स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, ये होगी बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास। अब अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, जैसे टोटल न्यूक्लियस की इतनी बाइंडिंग एनर्जी है
और उस न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है बच्चों, हमने बताया था आपको, न्यूक्लियॉन्स इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्लस न्यूट्रॉन्स। तो जैसे अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो 14 होते हैं। तो आप बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड करो, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को कई बार हम मास नंबर भी कह सकते हैं, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से डिवाइड कर दो तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा कि पर यूनिट पर न्यूक्लियॉन कितनी बाइंडिंग एनर्जी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर तो ली है, तो पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट करने का क्या फायदा है। देखो अच्छा हम आपको बताते हैं, चाइना एक कंट्री है जो जिसकी इनकम काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी, ओवरऑल इनकम बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड में, शायद अमेरिका से थोड़ा पीछे हो, थोड़ा सा ही पीछे है। तो बट चाइना इतना अमीर कंट्री नहीं, रिच कंट्री नहीं है। कोई अच्छा बताएगा ऐसा क्यों। चाइना एक कंट्री है जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, बट चाइना रिच कंट्री नहीं कहलाती है, अभी अभी भी रिच कंट्री नहीं कहलाती है। कोई अच्छा बताएगा ऐसा क्यों। हेलो। सर मे भी पॉपुलेशन ज़्यादा है। पर पर्सन इनकम से कंट्री इनकम ज्यादा नहीं है रिच सर। या पुअर कहलाती है। यूरोपियन कंट्री की आय इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा इनकम नहीं इन कंपेरिजन विद चाइना, बट उनकी पर पर्सन इनकम बहुत ज़्यादा है। पर पर्सन इनकम एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है डिटरमाइन करने के लिए। तो क्या करोगे पर पर्सन इनकम निकालने के लिए, क्या क्या किया जाए। आप एक काम कर सकते हो, टोटल इनकम निकालो, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, पर कैपिटा पर पर्सन इनकम आ जाएगी। ऐसा तो पर ओवरऑल इनकम तो इंडिया की भी बहुत अच्छी है बट इंडिया काफ़ी पिछड़ी कंट्री हो जाती है, क्योंकि इंडिया की पर पर्सन इनकम काफ़ी कम हो जाती है। तो यही है बच्चे, यहाँ पर भी क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी तो हो ना हो, बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। अब क्वेश्चन ये है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से हमें पता क्या चलता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पता चलती है कि न्यूक्लियस को तोड़ना कितना आसान या कितना मुश्किल है, या फिर वो कितना चांसेस है वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप टूट जाएगा। स्पॉन्टेनियस स्प्लिट का मतलब क्या होता है बच्चे, वो रेडियो एक्टिविटी में आ जाता है कि हर चीज की लाइफ है, भगवान ने हर चीज की लाइफ बना के भेजी, हमारी लाइफ है तो हर न्यूक्लियस की भी लाइफ है। आज जो एक ऑक्सीजन का एटम है वो आज है, बट हजारों सालों बाद वो कभी ना कभी कोई ना कोई न्यूक्लियस टूट ही जाएगा, लाखों करोड़ों सालों में। बट यह है कि सभी न्यूक्लियस की लाइफ अलग अलग होती है। जब वो टूट जाएगा, जब कोई बड़ा न्यूक्लियस टूट जाएगा तो छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा वो। बट खैर कई को इमॉर्टल भी कह सकते हो, क्योंकि अगर कई की लाइफ बहुत लंबी हुई, मतलब 1000 2000 1 लाख साल, तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो आप ये कहोगे कि वो स्प्लिट नहीं होगा। बट एक्चुअली क्या है कि हर एक न्यूक्लियस की लाइफ होती है। कई कई न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, वो बहुत कम ही टाइम में टूट जाते हैं। जितना जितना हम पीरियोडिक टेबल में हायर एटम्स पे जाते हैं, जैसे यूरेनियम वगैरह साइड जाते हैं, और हायर पे जाते हैं, अननोन क्वाडियम 114 115 और ऊपर उस साइड जाते हैं, तो उस साइड तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्पॉन्टेनियस डिके हो जाते हैं, जो फॉर्म होते ही मिट जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि आगे जाते ही, जैसे हम आगे जाते हैं तो नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स नहीं होते हैं, 92 नॉर्मली नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, उससे ऊपर को आपको बनाने के लिए लेबोरेटरी में बनाना पड़ता है। तो बच्चे कहते हैं सर हम तो नए नए एलिमेंट बना सकते हैं, बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो ऐड करना है, कर दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड, बनेगा तो सही, बट कुछ सेकंड में वो खुद ही डिके हो जाएगा, खुद ही टूट जाएगा। समझे या नहीं समझे। नया एलिमेंट आप फॉर्म कर सकते हो, बट नेचर ने इतनी इतनी सफिशिएंटली हमें कैपेबिलिटी नहीं दी कि हम उसको स्टेबल रख पाए। समझे नहीं समझे बच्चों। हेलो 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 हेलो, कोई है भैया। मतलब जैसे अभी तक जैसे आप कोई कहो कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही तो बढ़ाने हैं, तो हम न्यूक्लियर रिएक्शन करके हायर एटॉमिक नंबर का एलिमेंट बना लें, तो बना लो भाई बना लो, बन तो जाएगा, बट वो कितने सेकंड स्टेबल रहेगा ये हमें पता ही नहीं है। हो सकता है 1 सेकंड में पूरा डिके हो जाए स्पॉन्टेनियसली। तो बात सिर्फ यही आती है बच्चे कि आगे हायर में वो स्टेबल नहीं होते, क्योंकि उनकी एक्चुअली क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन घट जाती है, मतलब उनके न्यूक्लियॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और उसके कंपैरिजन में उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा नहीं होती है। तो ये दिक्कत है, समझे या नहीं समझे बच्चों। यस सर। बोलो। अब बच्चों वैसे तो देखो मोस्टली टॉपिक हट गया है, बट खैर मेरे को ये नहीं पता कि ये है या नहीं है, बट अब हम पीछे के टॉपिक पे, थोड़ा नीचे के टॉपिक पे जा रहे हैं, जो कि हमारा ये है, डीके विकेट हट गया, फिशन और फ्यूजन के टॉपिक पे जा रहे हैं बच्चों।
फिशन और फ्यूजन के टॉपिक पे जा रहे हैं। खैर पता नहीं बच्चे, मैं एक बार चलो सोच के कंफर्म करके देख लूंगा। पहले देख लेता हूँ ये कटा या नहीं कटा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी कब नहीं पढ़ाया गया तो फिशन फ्यूजन क्या करोगे, क्योंकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। देखते हैं, चलो देखते हैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है आप बच्चे। ही एक बार चेक कर लो ना। नहीं अच्छे, चक्कर ये नहीं है, चक्कर ये है कि कितना समझ में आएगा, मेन बात तो ये है। उसमें उससे देखने से हमें पता नहीं लगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा खैर ज़्यादा कुछ। तो सर थोड़ा सा वो पढ़ा दो ना बेस के लिए। बेस के लिए पढ़ा देते हैं बच्चे, क्या होता है, हाँ बस वही वही देख रहे हैं। देखो बच्चे, न्यूक्लियर फिशन क्या होता है बच्चे, जैसे हमारे आपने देखा होगा कि हम लोग यूरेनियम या न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज़ करते हैं। तो होता क्या है कि जब जैसे यूरेनियम एक न्यूक्लियस है, जब टूटता है स्पॉन्टेनियसली या फिर उसको फोर्सफुली तोड़ते हैं, तो टूटने के बाद यूरेनियम कन्वर्ट होता है। यूरेनियम 238 splits, when splits it converts into thorium 234 and अल्फा पार्टिकल। तो जब कोई एक बड़ा न्यूक्लियस टूटता है या तोड़ा जाता है, ऐसे प्रोसेस में टूटने के टाइम बाद एक एनर्जी रिलीज होती है। और जैसे यूरेनियम जो स्प्लिट होता है, डिके होता है, टूटता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। और इस एनर्जी का हम यूज़ कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर्पसेस। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हीट जो निकलती है, उससे हम लोग वाटर को गर्म करके स्टीम टरबाइन में, स्टीम पावर प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग अच्छे इसका वाइडली यूज़ करते हैं। व्हाट इज, अब दो प्रोसेस होते हैं मेनली न्यूक्लियर, एक होता है न्यूक्लियर फिशन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फिशन में क्या होता है कि जब यूरेनियम टूटता है और टूटने पे अमाउंट एनर्जी जनरेट होती है, उसे फिशन कहते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चे सबसे पहले। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियर इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर इज नोन एज न्यूक्लियर फिशन। और एग्जांपल क्या है कि जब यूरेनियम जैसे टूटे या फिर उसको तोड़ा जाए, तो हम उसे फिशन कह सकते हैं। देखो बच्चे, कभी भी एक न्यूक्लियस है, अगर उसको स्प्लिट होने की बात करें तो उसको आर्टिफिशियली भी करा सकते हैं और नेचुरली भी हो सकता है। वो सब टॉपिक रेडियो एक्टिविटी में था, जो कि सिलेबस से काफ़ी हट गया है। रेडियो एक्टिविटी मतलब कि न्यूक्लियस का टूटना, न्यूक्लियस को तोड़ा जा सकता है आर्टिफिशियली और नेचुरली भी। तो एक दो टाइप की रेडियो एक्टिविटी होती है, एक होती है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, एक होती है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अगर नेचुरली कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होकर टूट जा रहा है, उसकी लाइफ पूरी हो गई है, 1000 साल अगर उसकी लाइफ थी या 100 साल थी, जितनी भी, टूट के स्प्लिट हो जा रहा है, तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। बट अगर आप फोर्सफुली उस पर कोई पार्टिकल या न्यूट्रॉन मार के उसको तोड़ रहे हो, तो उसे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। खैर, अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में नेचुरल रेडियो एक्टिविटी यूज़ नहीं करते, आर्टिफिशियली करते हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ों को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है, आर्टिफिशियल चीज़ों को कंट्रोल करना आसान होता है। तो आर्टिफिशियल चीज़ों को फिर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, नेचुरल चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं होता है। तो होता है क्या, कहानी क्या होती है इसके अंदर, यूरेनियम 235 हम लेते हैं, यूरेनियम के कई सारे आइसोटोप्स होते हैं, उसको उस पर रेडियोएक्टिविटी कराने के लिए, फिर तोड़ने के लिए फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स पे बम्बार्ड करते हैं। जब वो टूटता है तो उस पर 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, जब वो स्प्लिट होता है तो उससे 3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा निकलते हैं। अब 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, एक बार हमने इसे इनिशिएट किया, बस एक न्यूट्रॉन को एक पे मारा, एक सैंपल के अंदर जहां हमारा न्यूक्लियर फ्यूल होता है, उसके अंदर एक यूरेनियम नहीं होता, एक से ज़्यादा यूरेनियम न्यूक्लियस होते हैं। तो अब इससे जो 3 न्यूट्रॉन निकले, अब हमें आगे कुछ नहीं करना, वो बाकी काम वो 3 न्यूट्रॉन करेंगे। वो 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, 3 अलग अलग यूरेनियम न्यूक्लियस के पास जाकर टकराएंगे, और फिर वो 3-3 का हिसाब बढ़ता रहेगा और चेन रिएक्शन हो जाएगा। जैसे आपने मूवी देखी होगी जय हो, याद आ रहा है बच्चे? 3 लोगों की मदद करो। हेलो? यस सर, थैंक यू यस नहीं सर, बोलना। थैंक यू मत बोलो। हाँ अच्छे। तो एक्चुअली क्या है कि चेन रिएक्शन हो जाता है, हमें बस इनिशिएट करना है, स्टार्ट करना है, इनिशिएट करना है और कंट्रोल करना है, इनिशिएट करना है एंड कंट्रोल करना है। जैसे जैसे आमतौर पे हम आग लगाते हैं, गर्मियों में सिकाई उकाई करते हैं, सर्दियों में सॉरी, तो इनिशिएट करते हैं, आग लगाते हैं, फिर आग बढ़ जाती है तो उसके कंट्रोल वगैरह करने की कोशिश करते हैं, जब लकड़ी वकड़ी पे आग लगा के हाथ सेक रहे होते हैं। तो से यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है कि स्टार्टिंग में सैंपल है हमारे पास। सैंपल क्या होता है, अच्छे वीडियो में देखोगे तो पता चलेगा, ऐसे कहीं कोई बुक में नहीं पता चलेगा, जब तक बहुत डीपली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की वीडियो नहीं देखोगे। तो
तो एक न्यूट्रॉन को हिट कराते हैं यूरेनियम न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, यूरेनियम टूटता है, 3 न्यूट्रॉन उससे निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन 3 अलग अलग यूरेनियम से टकराते हैं, फिर 3 ऐसे करके एक चेन रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। बट ये एक प्रॉब्लम है कि इस चेन रिएक्शन को आगे जाके कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि इनिशिएट करना है तो आपको प्लांट चलाना है, बट एक लिमिट बाद चेन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा रिएक्शन बढ़ने लग जाता है, तो हमें कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि अगर चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो गया तो एक्सप्लोजन हो जाता है और फिर वो न्यूक्लियर बम बन जाता है। तो न्यूक्लियर बम एक एग्जाम्पल होता है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का। न्यूक्लियर बम अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। अगर आप उसको विज्ञान में अच्छे पर्पसेस से यूज़ करना चाहते हो तो उसे कंट्रोल करके रखो, और अगर आप उसे बैड पर्पस से यूज़ करना चाहते हो तो उसका अनकंट्रोल छोड़ दो, वो ब्लास्ट कर देगा। तो ऐसा हुआ है बच्चों, यूक्रेन वगैरह में साइनोबिल नाम का एक वो था जगह पर, वहाँ ब्लास्ट हो गया था, बहुत बुरी हालत हुई थी। और चेर्नोबाइल। हाँ, चर्नोबाइल कहते हैं, फिर क्या उसे कोई और प्रोनाउंसिएशन में भी बुला सकते हो आप। तो उसकी एक मूवी वगैरह भी बनी हुई है, या वेब सीरीज वगैरह भी है शायद, हाँ, ऐसा वेब कुछ। सीरीज बनी हुई सर। हाँ, वेब सीरीज भी है, मूवी भी है। तो वहाँ पर अच्छे क्या हुआ था कि मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग शायद नहीं थे, या फिर यंगस्टर्स थे, या क्या थे, कौन सा माल रहा था उसको ध्यान में नहीं दिया गया, तो कुछ कांड हो गया। एक्चुअली क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी थोड़ी सी डिजास्टर्स भी होती है, क्योंकि इससे गामा रेडिएशंस निकलते हैं। गामा रेज जो होती हैं वो काफ़ी हार्मफुल होती है, हमारी बॉडी के लिए कैंसर कॉज कर सकती हैं। तो यही प्रॉब्लम थी कि रेडिएशन हमारे लिए इस तरीके के, मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्शन से रेडिएशन निकलते हैं, मतलब जब एक न्यूक्लियस टूटता है तो उससे बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं, साथ में हार्मफुल रेडिएशंस भी निकलते हैं। तो उस एरिया को बहुत सालों तक बंद रखा, और आज भी उस एरिया में कोई जाता नहीं है। उल्टा उस एरिया के आसपास एक वॉल खड़ी करनी पड़ गई और पूरा एरिया अबेंडन करना पड़ गया, बहुत लाखों किलोमीटर का एरिया, मतलब बहुत सारा एरिया, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी से डीएनए तक डिस्ट्रॉय हो जाता है और पुश्तें भी अजीब अजीब सी पैदा होती हैं। क्या आपको ये मालूम है ये सब चीज़ें? डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है गामा रेज रेडिएशन वगैरह पड़ने से, और जो आगे की पुश्तें हैं वो भी थोड़ी अजीब अजीब सी पैदा होती हैं। जापान में भी ऐसा ही हुआ होगा, आपने पढ़ा होगा ये सब। तो यस सर। तो वहाँ पे बच्चे बिल्कुल छोड़ रखा है उस जगह को, आज तक छोड़ रखा है। तो साल हो चुके हैं, काफ़ी काफ़ी साल हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा साल हो गए हैं, बट अभी भी वो एरिया बिल्कुल वैकेंट है, मतलब खाली है बिल्कुल। और वो पूरा शहर क्या, वो पूरा जो काफ़ी एक लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया, वहाँ की सारी लोगों को सेटल कराया गया दूसरी जगह पर। तो इंडिया में भी ऐसे इस चीज़ों को लेके बहुत इशू होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनते हैं। तो चेन रिएक्शन काफ़ी ज़रूरी है, और जैसे ये रिएक्शन चल रहा है, चेन इसकी बन रही है, एक टाइम बाद हमें इस चेन को बैलेंस करना पड़ जाता है कि अब हम चेन रिएक्शन को और नहीं बढ़ने दे सकते। बैलेंस कैसे करें भाई? यहाँ से 1 से 3, 3 से 9 ऐसे चेन रिएक्शन चल रहा है पावर की फॉर्म में, 27 का 51 ऐसे करके चेन रिएक्शन चल रहा है। तो अब क्या हो कि अगर हमारे हाथ से ना निकले, एक सर्टेन लिमिट पे हमको है कि इतने ही इलेक्ट्रॉन्स, इतने ही न्यूट्रॉन्स रहें, वो इतने ही न्यूक्लियस से टकराएं, फिर इतना ही रहे। अब हम रिएक्शन को और नहीं बढ़ने देना चाहते। जैसे मान लो कि और रिएक्शन बढ़ने के चांस है, तो हम एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करा सकते हैं। जैसे मान लो सिस्टम में, लेट अस टेक एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे हम चाहते हैं कि 1000 न्यूट्रॉन्स रहे, और जब वो टकराएं तो हम बाद में भी 1000 ही रहे। तो ऐसा 1000 न्यूट्रॉन टकराएंगे तो 3000 निकलेंगे, फिर वो 3000 टकराएंगे तो ऐसे रिएक्शन बढ़ने लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 1000 है, अब 3000 निकले, तो बाकी जो 2000 थे उनको वेस्ट करा दो, एब्जॉर्ब करा दो, इधर उधर कर दो न्यूट्रॉन्स को, और बाकी 1000 को रखो। फिर वो 1000 टकराएंगे, 1000 टकराएंगे, 3000 होंगे। मतलब कैसे भी करके जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं उनको कोलाइड मत होने दो यूरेनियम से, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स का कॉलिजन अगर यूरेनियम से हुआ तो क्या होगा कि चेन रिएक्शन बढ़ता जाएगा और एक्सप्लोजन हो सकता है। तो किसी भी चेन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं अच्छे यहाँ पर, मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड्स। और जिसमें से जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं ये काम करती हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने का। वो कैडमियम से बनी हुई होती है, कैडमियम एक एलिमेंट है। तो कैसे एब्जॉर्प्शन होता है वगैरह ये सब बच्चे हमारे सिलेबस में नहीं है, और यहाँ वीडियो वगैरह देखोगे तो समझ में आएगा, 3D वीडियो, एनिमेटेड वीडियोस, तब आपको जाके समझ में आएगा कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, कैसे न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं एक्स्ट्रा।
बाकी मॉडरेटर का काम क्या होता है ये बताते हैं। एक्चुअली क्या है, चेन रिएक्शन के साथ एक दिक्कत है, चेन रिएक्शन ना तो ज़्यादा हो जाए ना कम हो जाए। कई बार क्या होता है, जैसे 1000 न्यूट्रॉन से 3000 बने, तो सारे के सारे टकराए ही नहीं यूरेनियम से और वेस्ट चले गए। मतलब मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन बढ़ता जाए बढ़ता है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं नहीं न्यूट्रॉन टकराते नहीं है, जरूरी थोड़ी है, जैसे हमने कहा 1 से 3 हो गए, 3 से 7, ऐसा जरूरी नहीं होता यार। न्यूट्रॉन निकला जरूरी है यूरेनियम से टकराया, वो इधर उधर टैंक के अंदर जहाँ रिएक्शन चल रहे हैं, जिस जगह रिएक्शन चल रहा है, हो सकता है उनमें से न्यूट्रॉन वेस्ट हो जाए, उधर उधर चले जाएं, और बहुत फास्ट चलने के चक्कर में टकरा प्रॉपर कॉलिजन ना हो पाए। कुछ भी कारण हो सकते हैं इसकी वजह से। तो एक्चुअली क्या है कि मॉडरेटर भी लगा इसमें होता है। मॉडरेटर बेसिकली हैवी वाटर होता है और वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को स्लो डाउन करता है, ताकि वो जो इलेक्ट्रॉन से हम टकराएं और रिएक्शन ऐसा ना बुझ जाए, कम हो जाए। तो वो हमें बढ़ाने के लिए भी रखना होता है और घटाने के लिए भी साधन रखना होता है। अब कैसे क्या कहानी होती है अच्छी, ये सब कुछ वैसे पहले ना हमारे सिलेबस में पहले ना बाद में था। ये सब कॉलेज में पढ़ने को मिलेगा आपको आगे जब जाओगे तो ये कहानी कॉलेज वगैरह में आएगी। तो ये बच्चे पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर फिशन की कहानी है। इसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फिशन का उल्टा होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में जैसे छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके कंबाइन होते हैं, छोटे छोटे कंबाइन होके एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके अगर हीलियम की फॉर्मेशन करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसमें भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है इस टाइम पर। जो भी स्टार्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन चलता है मेनली, जिसमें 2 लाइटर न्यूक्लियस मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। उसमें बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। बट ये कंपैरेटिवली सेफ है फिशन के कंपैरिजन में। इसके अंदर हार्मफुल रेडिएशन एमिट नहीं होती है। बट ये है कि इसको अर्थ पे प्रैक्टिकली करना भी इम्पॉसिबल है। हो सकता है कुछ टाइम में इतने पैसे स्पेंड होने रिसर्च पे, कुछ टाइम में ऐसा हो कि न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल हो पाए। जिस दिन अगर न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल हो पाया तो आपको कोल और पेट्रोलियम सब खत्म हो जाएगा, उसका यूज बिल्कुल 100% खत्म हो जाएगा। उसी दिन से इलेक्ट्रिकल चीज़ें ही आ जाएंगी सारी, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है काफ़ी सस्ता पड़ सकता है अगर टेक्नोलॉजी सही यूज़ की जाए, और उसमें ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। पर न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ कुछ दिक्कतें ऐसी हैं कि उसको कैरी आउट कराना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन से हीलियम बना रहे हो तो उसके प्रोटॉन प्रोटॉन्स को मिक्स कर रहे हो, जो कि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो कभी पास नहीं आ पाएंगे। मतलब उनको कंबाइन करना काफ़ी मुश्किल होता है। वो हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ऐसा कुछ एनवायरनमेंट मेंटेन करना पड़ता है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है इसके लिए। तो न्यूक्लियर फ्यूजन वैसे फ्यूचर की एनर्जी है। जिस टाइम न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल होगा आपको एक आर्टिफिशियल सन देखने को मिलेगा। आर्टिफिशियल सन एक कॉन्सेप्ट है जो कि डेवलप किया जा रहा है। टाइम हुआ? हेलो।